चेहरे वाले आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अविश्वास से शशांक की ओर घूर रहा था। उसने शुरुआत में सोचा था कि शशांक सिंघानिया परिवार के योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उन्हें बचाने आया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शशांक तुरंत ही उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। शशांक ने निशान वाले चेहरे वाले आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अपने मुड़ने वाले पंखे को एक बार झटकते ही निशान वाले आदमी का शरीर तुरंत धमाके के साथ फट गया और मांस के लोथड़ों में बदल गया। मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। शशांक ने अपना हाथ हिलाते हुए शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं को ठंडे स्वर में आदेश दिया। वह सिंघानिया परिवार के योद्धाओं को यहां श्यामचंद्र संप्रदाय के लोगों को बचाने नहीं, बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारने और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद करने लाया था। हालांकि उसे सिंघानिया परिवार द्वारा खड़ी की गई इस ताकत को अपने ही हाथों नष्ट करने पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति से भली भांति वाकिफ था। श्यामचंद्र संप्रदाय के खिलाफ इस सफाई अभियान में केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ ही नहीं उतरा था, बल्कि अमर खड्ग संप्रदाय, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल भी इस अभियान में शामिल हो चुके थे। अगर श्यामचंद्र संप्रदाय के ये योद्धा जो उनके परिवार के रहस्य जानते थे उन धार्मिक लोगों के हाथों में पड़ गए और उन्होंने रहस्य उगल दिए, तो सिंघानिया परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शशांक इस परिणाम की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह समझता था। इसलिए चाहे उसे कितना भी दुख या पछतावा क्यों न हो, भविष्य की मुसीबतों से बचने के लिए उसे सिंघानिया परिवार द्वारा तैयार की गई इस ताकत को सबसे पहले खत्म करना ही था। शशांक के आदेश पर शशिकांत और सिंघानिया परिवार के बाकी योद्धाओं ने अपना काम शुरू कर दिया और ठिकाने में मौजूद श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। आहा शशांक, कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें मारे। हमने तुम्हारे सिंघानिया परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अंत में तुम सिंघानिया परिवार वाले हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारी ही हत्या कर रहे हो। तुम्हारे सिंघानिया परिवार की बहुत भयानक मौत होगी। कुंवर शशांक, हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए। सिंघानिया परिवार के योद्धाओं के हमले के तहत श्यामचंद्र संप्रदाय का पूरा ठिकाना चीख पुकार और अफरा तफरी से भर गया। कुछ श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धा गालियां दे रहे थे, कुछ रहम की भीख मांग रहे थे और कुछ जान बचाकर भागने की बेतहाशा कोशिश कर रहे थे। लेकिन वे चाहे जो भी कर लें, सिंघानिया परिवार के योद्धाओं के हाथों मिटाए जाने की अपनी नियति से नहीं बच सकते थे। इस बार शशांक सिंघानिया परिवार के सबसे बेहतरीन लड़ाकों को अपने साथ लाया था। इस ठिकाने में मौजूद श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धा भला सिंघानिया परिवार के इन विशेषज्ञों का मुकाबला कैसे कर सकते थे। एक अगरबत्ती जलने जितने कम समय में इस ठिकाने के सभी श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं का सफाया हो गया। कुंवर, यह 5वां ठिकाना है जिसे हमने साफ किया है ना? इस ठिकाने के सभी श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं को मारने के बाद शशिकांत ने शशांक की ओर देखते हुए पूछा, क्या हम सच में श्यामचंद्र संप्रदाय के इन सभी योद्धाओं को मारने वाले हैं जिन्हें हमारे सिंघानिया परिवार ने इतनी मेहनत से तैयार किया था? श्यामचंद्र संप्रदाय के भीतर सिंघानिया परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए सिंघानिया परिवार ने अनगिनत लोगों और संसाधनों का निवेश किया था। उन्होंने इस ताकत को तैयार करने के लिए बहुत सारे संसाधन और मेहनत खर्च की थी, लेकिन अब उन्हें अपने ही हाथों इन्हें मिटाना पड़ रहा था, जिससे उसे सच में बहुत तकलीफ हो रही थी। एल्डर शशिकांत, आपको दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति को समझना होगा। शशांक ने उसकी ओर देखा और भावहीन स्वर में कहा, एक बार जब हमारे सिंघानिया परिवार के रहस्य जानने वाले ये श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धा उन तथाकथित धार्मिक लोगों के हाथों में पड़ गए और उन्होंने हमारे रहस्य उगल दिए, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे सिंघानिया परिवार का क्या अंजाम होगा? क्या उसे नहीं लगता था कि सिंघानिया परिवार द्वारा तैयार की गई इन ताकतों का सफाया करने से नुकसान होगा? इन ताकतों को खत्म करने के बाद सिंघानिया परिवार की ताकत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वह जो सिंघानिया परिवार का कुंवर था, अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहेगा, लेकिन भले ही उसे तकलीफ हो, उसके पास यह करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल की घेराबंदी के तहत श्यामचंद्र संप्रदाय किसी भी क्षण नष्ट होने के खतरे में था। अगर सिंघानिया परिवार द्वारा तैयार की गई इन ताकतों को सीधे तौर पर मिटा दिया जाता तो यह कुछ हद तक स्वीकार्य होता, लेकिन अगर सिंघानिया परिवार द्वारा तैयार की गई श्यामचंद्र संप्रदाय की ताकतों को घेराबंदी करने वाले योद्धाओं द्वारा जिंदा पकड़ लिया गया तो यह सिंघानिया परिवार के लिए एक सच्ची तबाही होगी। उसने सुना था कि कुछ ही समय पहले अमर खड्ग संप्रदाय के युगांत ने श्यामचंद्र संप्रदाय के एक ठिकाने की घेराबंदी में भाग लेते हुए अपने ही साथी शिष्यों को धोखा दिया था, जिससे अमर खड्ग संप्रदाय की पूरी टीम लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। दुर्भाग्य से युगांत का यह षड्यंत्र अंततः विफल रहा। न केवल घात लगाकर बैठे श्यामचंद्र संप्रदाय के सभी योद्धा मारे गए, बल्कि युगांत की भी इस अभियान में जान चली गई। युगांत की हरकतों के कारण उसके गुरु एल्डर भद्रेश भी लपेटे में आ गए। युगांत की जांच करते हुए अमर खड्ग संप्रदाय ने श्यामचंद्र संप्रदाय के एक और जासूस फणींद्र का भी पर्दाफाश किया, जिसने अमर खड्ग संप्रदाय में घुसपैठ की थी। पूछताछ के दौरान फणींद्र उसे न फंसा दे, इस डर से एल्डर भद्रेश ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी हत्या कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से अपनी सारी चालाकियों के बावजूद वह अपनी अंतिम नियति से बच नहीं सका। अंततः वह एल्डर विक्रम के हाथों मारा गया। इस घटना ने शशांक के लिए एक कड़ी चेतावनी का काम किया। किसी भी परिस्थिति में सिंघानिया परिवार एल्डर भद्रेश वाली गलतियां नहीं दोहरा सकता था। वे किसी भी कीमत पर कुलपति मयंक को अपनी कमजोरी पकड़ने का मौका नहीं दे सकते थे, वरना कुलपति मयंक सिंघानिया परिवार को नहीं बख्शेंगे।
श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ साठगांठ करते पाए जाने वाले किसी भी सिंघानिया परिवार के योद्धा को कुलपति मयंक द्वारा मिटा दिए जाने की पूरी संभावना थी। उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि कुलपति मयंक कोई नरम दिल इंसान है। शशांक की बातें सुनकर शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धा कुछ पल के लिए शांत हो गए। वे शशांक द्वारा बताए गए परिणामों को समझते थे, लेकिन सिंघानिया परिवार द्वारा तैयार की गई ताकतों को अपने ही हाथों नष्ट करना उनके लिए सहन करने से बाहर था। चलो अगले कदम की ओर बढ़ें, शशांक ने भावहीन स्वर में कहा। हम इस मामले में हिचकिचा नहीं सकते। इतना कहकर वह ठिकाने से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। यह सुनकर शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धा शशांक के पीछे पीछे बाहर आ गए। हालांकि जैसे ही शशांक ने ठिकाने से बाहर कदम रखा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसी क्षण हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर महिला उसके सामने प्रकट हुई। हल्के नीले रंग में इस सुंदर महिला को देखकर शशांक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके भीतर सतर्कता की एक गहरी भावना पैदा हो गई। अमर तपस्वी सुहासिनी, आप यहां क्या कर रही हैं? शशांक ने सतर्क भाव से हल्के नीले रंग की उस सुंदर महिला से पूछा। यह सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि अमर खड्ग संप्रदाय की 12वीं एल्डर अमर तपस्वी सुहासिनी थी। वह अमर खड्ग के 7 शूरवीरों में से एक देविका की गुरु भी थीं। कुछ समय पहले 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में प्रतियोगिता के दौरान शशांक ने देविका की हत्या कर दी थी। अब अमर तपस्वी सुहासिनी को यहां देखकर वह स्वाभाविक रूप से बेहद सतर्क था। शशांक कुत्ते, तुमने मेरी शिष्या को मारा है। आज मैं तुमसे इसका खून से हिसाब लूंगी। अमर तपस्वी सुहासिनी ने शशांक को घूरते हुए दांत पीसकर कहा। जब से शशांक ने 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में देविका को मारा था, तब से वह केवल बदले की आग में जल रही थी। दुर्भाग्य से उसे अब तक कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया था। हाल ही में उसने सुना कि शशांक दक्षिणी सीमा के श्रवण वर्षा नगर से वापस दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौट आया है और सिंघानिया परिवार के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए श्यामचंद्र संप्रदाय को नष्ट करने के अभियान में शामिल हुआ है। इससे सुहासिनी को लगा कि उसके बदले का मौका आखिरकार आ गया है। इस दौरान वह शशांक का ठिकाना पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इतने लंबे समय तक उसका पीछा करने के बाद आज उसे आखिरकार उसका स्थान मिल गया और उसने उसे पकड़ ही लिया। अपने सामने शशांक को देखकर अमर तपस्वी सुहासिनी के भीतर मारने का इरादा अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गया था। वरिष्ठ सुहासिनी, 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के नियम ही कुछ ऐसे हैं। मैंने गलती से साथी साधक देविका को मार दिया था और मुझे उसके बाद से अक्सर पछतावा होता है। कृपया मेरी गलती को माफ कर दें। शशांक ने सुहासिनी की ओर देखते हुए गहरा पछतावा दिखाते हुए गंभीरता से कहा। सुहासिनी से निकलने वाले भयानक जानलेवा इरादे को महसूस करते हुए उसे खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। वह देख सकता था कि सुहासिनी उसे मारने के लिए कितनी दृढ़ थी। इन परिस्थितियों में वह अभी के लिए केवल हार मान सकता था। अगर वह सुहासिनी को बातों में उलझाकर पीछे हटने के लिए मना सके तो यह सबसे अच्छा होगा। 9वें स्तर की पागल अमरलोक विशेषज्ञ से लड़ना स्पष्ट रूप से कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। शशांक, विश्वासघाती कुत्ते, तुम चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लो, आज तुम मौत से नहीं बचोगे। अमर तपस्वी सुहासिनी ने लाल आंखों से शशांक को घूरा। साथी साधक सुहासिनी, क्या आप अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच युद्ध शुरू करना चाहती हैं? शशिकांत ने अमर तपस्वी सुहासिनी पर दहाड़ते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है कि युद्ध शुरू होता है या नहीं, अभी मुझे केवल अपनी शिष्या का बदला चाहिए। अमर तपस्वी सुहासिनी ने दांत पीसते हुए कहा। देविका के साथ उनका रिश्ता बेहद गहरा था। देविका की मौत उनके लिए एक विनाशकारी झटका थी। जब तक वह बदला ले सकती थी, उसे किसी बड़ी तस्वीर की परवाह नहीं थी। भले ही श्रवण वर्षा विद्यापीठ बाद में उसे मारने की कोशिश करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना कुछ और कहे अमर तपस्वी सुहासिनी ने शशांक पर एक जोरदार प्रहार किया। सुहासिनी के इस भयानक प्रहार का सामना करते हुए शशांक ने कोई लापरवाही नहीं बरती और तुरंत बचाव के लिए अपनी हथेली उठा ली। बूम! 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकतों की टक्कर हुई, जिससे एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। झटका सहते हुए शशांक हवा में पीछे की ओर उड़ गया। हम्फ! शशांक कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। इस एक ही प्रहार ने उसे मामूली रूप से घायल कर दिया था। उसने सुहासिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। ऐसा लग रहा था कि इस महिला की ताकत अफवाहों से कहीं अधिक थी। भारी मात्रा में पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने के बाद न केवल उसकी साधना के स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, बल्कि उसके शरीर की अस्थि मज्जा शुद्ध हो गई थी और हड्डियां मजबूत हो गई थीं, जिससे उसकी क्षमता बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उसकी साधना अभी भी अमरलोक के 7वें स्तर पर ही थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति 9वें स्तर के अमरलोक विशेषज्ञ के पूरी तरह से बराबर थी। उसे तो यहां तक विश्वास था कि वह एक सामान्य 9वें स्तर के अमरलोक योद्धा को आसानी से हरा सकता है। सुहासिनी के सामने उसका पहले का दब्बू व्यवहार डर के कारण नहीं था, बल्कि इस नाजुक समय में और अधिक संघर्ष से बचने के लिए था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल द्वारा श्यामचंद्र संप्रदाय की घेराबंदी के साथ सिंघानिया परिवार एक भयानक स्थिति का सामना कर रहा था। इन परिस्थितियों में वह बस लो प्रोफाइल रखना चाहता था और ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता था। इसलिए वह सुहासिनी से लड़ना नहीं चाहता था। वास्तव में वह उससे डरता नहीं था। उसका मानना था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह उससे कमतर नहीं होगा। हालांकि जब उसने वास्तव में उससे लड़ाई की तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। इस महिला की ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा थी। अमर तपस्वी सुहासिनी भी शशांक को अपने पूरे जोर के प्रहार के बाद केवल थोड़ा घायल देखकर बहुत हैरान थी। इस दुष्ट की ताकत सच में भयानक थी। वह जानती थी कि शशांक शक्तिशाली है। आखिरकार उनकी शिष्या देविका भी उसी के हाथों मारी गई थी। हालांकि 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में शशांक ने जो ताकत दिखाई थी वह आज की तुलना में बहुत कम थी।
अगर शशांक ने उस समय मेरा पूरा प्रहार झेला होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मारा ही जाता। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं बचता जितना अब बचा है। कुछ ही वर्षों में इस दुष्ट की ताकत इतनी नाटकीय रूप से बढ़ गई है, यह सच में अविश्वसनीय है। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जा। शशांक की भयानक ताकत को देखकर सुहासिनी ने अब उसे कम आंकने की गलती नहीं की। उसने एक लंबी तलवार वाला जादुई अस्त्र निकाला और शशांक पर वार कर दिया। यह देखकर शशांक ने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से बचाव के लिए अपना अस्त्र निकाल लिया। जादुई अस्त्रों की गुणवत्ता के मामले में शशांक को निस्संदेह सुहासिनी पर एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल थी। सुहासिनी का जादुई अस्त्र केवल एक शीर्ष श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था, जबकि शशांक का अस्त्र एक आधा कदम रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र था। बूम बूम बूम, दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस पर एक साथ हमला करो, उसे मार डालो, शशांक ने शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं पर दहाड़ते हुए कहा। हालांकि वह सुहासिनी से टकराना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि यह महिला उसकी जान लेना चाहती थी, इसीलिए उसे अब कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी इस महिला ने पहले हमला किया था, और अगर वह उसे मार भी देता है तो अमर खड्ग संप्रदाय कुछ नहीं कह सकता। आखिरकार अगर कोई उसे मारना चाहता है तो वह बस चुपचाप खड़े रहकर कुछ न करने का इंतजार तो नहीं कर सकता। शशांक का आदेश सुनकर शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धा झिझकने लगे। वे अपने से कम साधना स्तर वाले योद्धाओं को मारने में तो हमेशा आगे रहते और अपना दबदबा दिखाते थे, लेकिन एक 9वें स्तर के अमर लोक योद्धा को घेर कर मारने का आदेश उन्हें काफी डरा रहा था। आखिरकार इस स्तर के एक विशेषज्ञ को घेर कर मारने से आसानी से उनकी जान जा सकती थी। सिंघानिया परिवार के अधिकांश योद्धा स्वार्थी और मतलबी थे। ये लोग अपनी जान को बहुत महत्व देते थे और नैतिकता की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। जब लाभ कमाने की बात हो और खतरा कम हो तो वे स्वाभाविक रूप से तेजी से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वास्तविक खतरे और चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वे झिझकते हैं। भले ही खतरे में पड़ा व्यक्ति उनका कुंवर हो, वे फिर भी एक 9वें स्तर के अमर लोक विशेषज्ञ से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। तुम सब वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, हमला करो। शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं को अभी भी झिझकते देखकर शशांक दहाड़ा। जो कोई भी आज पीछे हटने की हिम्मत करेगा उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। शशांक की बातें सुनकर शशिकांत और अन्य योद्धा कांप उठे। उनके दिलों में डर समा गया। शशांक और शमशेर की क्रूरता के बारे में सोचकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक साथ हमला करो, यह महिला सिर्फ अकेली है, हम इतने सारे हैं, हमें किस बात का डर है, शशिकांत ने दांत पीसते हुए कहा। इतना कहकर उसने अपना अस्त्र निकाला और खुद को मजबूत करते हुए सुहासिनी पर हमला कर दिया। सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं ने यह देखकर एक दूसरे को घबराहट भरी नजर से देखा, लेकिन अंततः उन्होंने भी अपने अस्त्र निकाल लिए और दांत पीसते हुए सुहासिनी पर हमले में शामिल हो गए। हालांकि वे एक 9वें स्तर के अमर लोक विशेषज्ञ सुहासिनी से डरते थे, लेकिन वे शशांक और शमशेर से और भी ज्यादा डरते थे। अगर वे आज पीछे हट गए तो शशांक न केवल उन्हें नहीं बख्शेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी शशांक के क्रूर प्रतिशोध का शिकार होना पड़ेगा। भयानक परिणामों के बारे में सोचकर अपने सबसे गहरे डर के बावजूद उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज मैं केवल उस कुत्ते शशांक से बदला लेना चाहती हूं, बाकी सभी तुरंत पीछे हट जाओ, वरना मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। अमर तपस्वी सुहासिनी ने शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं को हमला करते देख ठंडे स्वर में कहा। हर अपराध का एक अपराधी होता है, हर कर्ज का एक कर्जदार। वह आखिरकार एक धार्मिक व्यक्ति थीं। बदला लेते समय भी वह केवल सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों को ही निशाना बनाती थीं। वह निर्दोषों को इसमें नहीं घसीटना चाहती थीं। इसके अलावा हालांकि उन्होंने कहा था कि वह अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच के संघर्ष में नहीं पड़ना चाहती थीं, युद्ध छिड़े या नहीं, उन्हें अभी भी इसकी गहरी परवाह थी। वह केवल स्थिति को एक छोटे दायरे में रखना चाहती थीं, इसे बढ़ने नहीं देना चाहती थीं। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बहुत सारे लोग मारे गए तो स्थिति आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। इसलिए भले ही उनके मन में शशांक के प्रति गहरी नफरत थी, सुहासिनी ने अपना संयम पूरी तरह से नहीं खोया था। साथ ही साधक सुहासिनी, प्रतियोगिता के दौरान वह सब नियमों के भीतर था। इसके अलावा मेरे कुंवर ने जानबूझकर आपकी शिष्या को नहीं मारा था, फिर आप इस मामले को पकड़कर क्यों बैठी हैं? सुहासिनी की बातें सुनकर शशिकांत ने सलाह दी। अगर दूसरा पक्ष कमजोर होता तो वह बहस करने की जहमत नहीं उठाता। क्योंकि दूसरे पक्ष ने पहले हमला किया था, उनकी मौत उनकी अपनी गलती थी। हालांकि सुहासिनी आखिरकार 9वें स्तर की अमर लोक विशेषज्ञ थीं, और उन्होंने जो भयानक ताकत दिखाई थी उसे देखते हुए वह कोई साधारण 9वें स्तर की अमर लोक योद्धा नहीं थीं। ऐसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए संख्या बल अधिक होने के बावजूद वे शायद उसका मुकाबला न कर सकें। इसलिए अगर वे उससे लड़ने से बच सकते हैं तो वे यही पसंद करेंगे। आज तुम्हारी सारी बातें बेकार हैं। आज मैं अपनी शिष्या का बदला लेने के लिए उस कुत्ते शशांक को मार डालूंगी। यह सुनकर सुहासिनी ने बर्फीले स्वर में कहा। अगर शशांक ने प्रतियोगिता के दौरान गलती से देविका को मार दिया होता तो उन्हें दुख होता, लेकिन उसके प्रति इतनी नफरत नहीं होती। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए शशांक द्वारा देविका की हत्या स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। उस समय उसकी ताकत को देखते हुए देविका को हराना उसके लिए आसान होता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसने गलती से उसे मार दिया हो। इसलिए शशांक द्वारा देविका की हत्या कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कृत्य था। इतनी गहरी नफरत का सामना करते हुए वह इसे आसानी से कैसे जाने दे सकती थीं? उन्होंने शशांक को मारने के लिए इतने सालों तक तैयारी की थी, और आज जब उन्हें जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा मौका मिल ही गया है तो वह इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। सुहासिनी, चूंकि तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। सुहासिनी की बातें सुनकर शशांक ने ठंडी सांस ली।
इस कुतिया से फालतू बातें करना बंद करो, पूरी ताकत से इसे मार डालो। सुहासिनी के व्यवहार से वह देख सकता था कि उसे मारने का उनका संकल्प बेहद दृढ़ था और कुछ बातों से बदला नहीं जा सकता था। चूंकि बात ऐसी थी तो आज वह इस खतरे को ही मिटा देगा। आखिरकार अपनी जान के पीछे पड़े ऐसे खतरे को जिंदा रखना उसके लिए भविष्य में शांति से जीना मुश्किल कर देगा। इस क्षण शशांक ने भी सुहासिनी के प्रति एक तीव्र जानलेवा इरादा महसूस किया। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसकी पहली प्राथमिकता इस कुतिया को मारने का तरीका खोजना था। दुर्भाग्य से गौरव से उसे जो मोहिनी कीट मिला था उसे उस छोटे जानवर वनवीर ने किसी अज्ञात तरीके से नष्ट कर दिया था। वरना अगर उसके पास मोहिनी कीट होता तो इस महिला से निपटना बच्चों का खेल होता। शशांक के आदेश के तहत शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं के पास हताशा में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुहासिनी मजबूत थीं, लेकिन सिंघानिया परिवार के योद्धाओं की संख्या उनसे अधिक थी और उनके संयुक्त हमले के तहत सुहासिनी धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ गईं। अंततः यह इसलिए था क्योंकि शशांक बहुत मजबूत था। इसके अलावा शशांक के पास मौजूद जादुई अस्त्रों का लाभ यह था कि उसका सामना करते समय सुहासिनी के पास ज्यादा बढ़त नहीं थी। अगर पिछले कुछ वर्षों में गुरु प्रमुख वेदांत से उन्हें कई चमत्कारी अमर औषधियां न मिली होती जिन्होंने उनकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया था, तो वह शायद अकेले शशांक का मुकाबला न कर पाती। इतने सारे योद्धाओं का सामना करना तो दूर की बात थी। उन्होंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि इस दुष्ट शशांक ने पिछले कुछ वर्षों में इतना सुधार किया है। हे सुहासिनी, अगर तुम अभी मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर लूं। सुहासिनी को धीरे धीरे कमजोर पड़ता देख शशांक ने बहुत राहत महसूस की। उसने सुहासिनी की ओर देखा और दुष्टता से हंसते हुए बोला, वरना आज मुझे तुम्हें अपनी शिष्या का साथ देने के लिए नीचे भेजना पड़ेगा। शशांक, कमीने दुष्ट, मर जा। शशांक की बातें सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी क्रोध से भर गईं। एक तेज धमाके के साथ उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस क्षण उन्होंने सीधे अपनी जीवन क्षमता को जलाने की रहस्यमयी विद्या का प्रयोग किया। आज भले ही इसका मतलब उनकी साधना की नींव को नष्ट करना हो, वह उस दुष्ट शशांक को मार डालेंगी। अपनी जीवन क्षमता को जलाने की रहस्यमयी विद्या को उजागर करते हुए सुहासिनी ने अपने साधना पुष्प को भी बुलाया और उसे शशांक की ओर पूरी ताकत से छोड़ दिया। बूम! सुहासिनी के साधना पुष्प से अनगिनत भयानक ताकतें उमड़ पड़ीं और शशांक से जा टकराईं। इतना भयानक प्रहार सहने के बाद शशांक का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। पफ! पीछे की ओर फेंके जाने के दौरान ही उसके मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। सुहासिनी के इस हताश हमले के तहत उसे अकल्पनीय चोटें आई थीं। इस क्षण शशांक पूरी तरह से भयभीत था। यह महिला पागल हो गई थी। उसने वास्तव में ऐसी रहस्यमयी विद्या का उपयोग करने की हिम्मत की और यहां तक कि युद्ध में अपने साधना पुष्प का भी इस्तेमाल किया। पूरी तरह से पागल लग रही अमर तपस्वी सुहासिनी का सामना करते हुए शशांक ने एक पल के लिए भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत वहां से गायब हो गया और क्षितिज की ओर भाग निकला। अगर उसने आधा कदम रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र वाला रक्षात्मक वस्त्र न पहना होता तो वह सुहासिनी के भयानक हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाता और शायद मारा भी जाता। पागल हो चुकी एक 9वें स्तर की अमर लोक विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसने मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सुहासिनी गंभीर दुष्प्रभावों वाली रहस्यमयी विद्या का लापरवाही से उपयोग करने का साहस कर सकती थी और साधना पुष्प से लड़ भी सकती थी, लेकिन वह उनकी तरह पागल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं की मदद से अगर वह ऐसा लापरवाही से करता तो वास्तव में सुहासिनी को मार सकता था, लेकिन वह अपनी आधी जान गंवा बैठता और उसकी साधना की नींव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाता। गुप्त क्षेत्र में उसे सर्वोच्च खजाना पन्ना मज्जा अमृत प्राप्त हुआ था, जिसने उसके शरीर को शुद्ध कर दिया था और उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा दिया था। उसका साधना का भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल था। उसके पास गहन शून्य लोक में सफलता प्राप्त करने का बहुत अधिक मौका था। वह इस पागल औरत सुहासिनी से लड़ने के लिए अपने साधना के भविष्य को जोखिम में कैसे डाल सकता था? भले ही वह अंततः सुहासिनी को मार दे, इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। इस स्थिति में भागना स्वाभाविक रूप से उसकी प्राथमिकता थी। जहां तक शशिकांत सहित सिंघानिया परिवार के योद्धाओं का सवाल था, जो अभी भी सुहासिनी को घेरे हुए थे, शशांक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके भागने के बाद उनका क्या होगा। इस स्थिति में जब तक वह अपनी जान बचाकर भाग सकता था उतना ही काफी था। उसे दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं थी। जब शशिकांत और सिंघानिया परिवार के अन्य योद्धाओं ने शशांक को भागते देखा तो उनका दिल बैठ गया। उनमें से शशांक सबसे मजबूत था। शशांक के साथ वे बमुश्किल सुहासिनी को दबा सकते थे। अब जब शशांक भाग गया था तो पागल सुहासिनी का सामना करने के लिए उन्हें छोड़ना व्यावहारिक रूप से आत्महत्या थी। साथ ही साधक सुहासिनी, शशिकांत ने घबराहट में रहम की भीख मांगने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक बेहद तेज तलवार की रोशनी उसकी ओर आई। शूश! एक तेज भेदने वाली तलवार की रोशनी चमकी और शशिकांत का शरीर तुरंत 2 हिस्सों में कट गया। उसके अधूरे शब्द बीच में ही कट गए। इस क्षण शशांक द्वारा उकसाए जाने पर सुहासिनी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उन्हें अब शशिकांत की बकवास की कोई परवाह नहीं थी। स्वैश स्वैश स्वैश! तेज तलवार की रोशनी फिर से चमकी और सिंघानिया परिवार के जो योद्धा उन पर हमला कर रहे थे वे एक के बाद एक उनकी तलवार के वार से गिरते चले गए। सिंघानिया परिवार के जो योद्धा बचे थे वे तुरंत भयभीत हो गए। इस क्षण उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। किसी ने चिल्लाया और सिंघानिया परिवार के बचे हुए योद्धा भागने लगे। वे कभी भी सुहासिनी से लड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें तो केवल शशांक ने युद्ध के लिए मजबूर किया था। अब जब शशांक भाग गया था तो सुहासिनी से लड़ते रहने का क्या मतलब था? दुर्भाग्य से सुहासिनी पहले ही मारने के उन्माद में थी
और भले ही सिंघानिया परिवार के योद्धा भाग रहे थे, वह उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। जिन सिंघानिया परिवार के योद्धाओं ने उन्हें घेरा था, वे लगभग सभी उनकी तलवार से मारे गए। उन सभी को मारने के बाद सुहासिनी ने उस दिशा में देखा जिधर शशांक भागा था और एक झटके के साथ वह उसके पीछे दौड़ पड़ी। पिताजी, मुझे बचाइए! भागते हुए शशांक ने अपना संचार ताबीज निकाला और शमशेर को पुकारा। शशांक, क्या हुआ? शशांक की घबराई हुई आवाज सुनकर शमशेर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने शशांक को दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौटने और सिंघानिया परिवार के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए श्यामचंद्र संप्रदाय को नष्ट करने के अभियान में भाग लेने का आदेश दिया था, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर उन श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं को खत्म किया जा सके जो उनके परिवार के रहस्य जानते थे। शशांक की ताकत और उसके नेतृत्व वाले सिंघानिया परिवार के योद्धाओं के समूह के साथ ऐसा मिशन पूरा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस क्षण उसने शशांक की आवाज में घबराहट का स्वर महसूस किया। उस कुतिया सुहासिनी ने मुझे मारने की कोशिश की, शशांक ने जल्दी से कहा। क्या कहा तुमने? सुहासिनी ने वास्तव में तुम पर हमला करने की हिम्मत की? यह सुनकर शमशेर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। हाँ पिताजी, शशांक ने जल्दी से कहा। सौभाग्य से मेरे पास वह आधा कदम रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र था जो पिताजी ने मुझे दिया था, वरना मैं अभी उस कुतिया सुहासिनी के हाथों मारा गया होता। यह बहुत अपमानजनक है। क्या अमर खड्ग संप्रदाय हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है? शमशेर ने ठंडे स्वर में कहा। ओ पिताजी, अब हम क्या करें? शशांक ने घबराहट में पूछा। घबराओ मत, मैं अभी अमरखड्ग नगर जाऊंगा और गुरु प्रमुख वेदांत से पूछूंगा कि आखिर माजरा क्या है। शमशेर ने कहा। पिताजी, आपको जल्दी करनी होगी। वह कुतिया सुहासिनी पूरी तरह से पागल हो चुकी है। एल्डर शशिकांत और उन लोगों को मारने के बाद वह शायद बहुत जल्द मुझे पकड़ लेगी, शशांक ने कहा। शशांक की बातें सुनकर शमशेर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत एक दिव्य चेतना अवतार बनाया, अंतरिक्ष को चीरते हुए अमरखड्ग नगर पहुंच गया। ओह साथी साधक शमशेर, आज आप हमारे अमरखड्ग नगर कैसे पधारे? गुरु प्रमुख वेदांत ने शमशेर के दिव्य चेतना अवतार का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वह शमशेर और कुलपति मयंक के बीच के मनमुटाव के बारे में जानता था। उसे शमशेर द्वारा पर्दे के पीछे किए गए गंदे कामों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था। हालांकि शमशेर बेहद चालाक था और वह हमेशा अपने काम इतनी सफाई से करता था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत खोजना मुश्किल हो जाता था। चूंकि वे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं खोज सके, इसलिए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। और चूंकि शमशेर आखिरकार श्रवण वर्षा विद्यापीठ का एक एल्डर था, अमरखड्ग संप्रदाय का प्रमुख स्वाभाविक रूप से उसके आगमन पर अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता था। गुरु प्रमुख वेदांत, मैं यहां आपसे यह पूछने आया हूं कि आपके अमरखड्ग संप्रदाय द्वारा इस बच्चे का लगातार पीछा करने के पीछे आखिर क्या मतलब है? शमशेर ने गुरु प्रमुख वेदांत से पूछा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमरखड्ग संप्रदाय के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि आपके कार्यों से हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचेगा? साथी साधक शमशेर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे अमरखड्ग संप्रदाय ने आपके बेटे का पीछा कब किया? यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उसे उस विश्वासघाती दुष्ट शशांक से कोई सहानुभूति नहीं थी और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि शशांक जीवित रहे या मरे, लेकिन इसने उसे मारने का आदेश देने की नौबत नहीं आने दी थी। अमरलोक का एक मामूली नौजवान इतने हंगामे के लायक नहीं था। अभी आपके अमरखड्ग संप्रदाय की एल्डर सुहासिनी उस बच्चे का शिकार कर रही है। इतना ही नहीं, उसने एल्डर शशिकांत और हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धाओं के एक समूह को भी मार डाला है, शमशेर ने गुरु प्रमुख वेदांत से कहा। हमें उम्मीद है कि गुरु प्रमुख वेदांत हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को इस मामले के लिए कोई स्पष्टीकरण देंगे, वरना अगर इससे हमारे दो संप्रदायों के बीच के सद्भाव को नुकसान पहुंचा तो यह बहुत बुरा होगा। इस समय उसने गुरु प्रमुख वेदांत पर दबाव डालने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के नाम का इस्तेमाल किया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर यह सिर्फ उसकी अपनी हैसियत होती तो गुरु प्रमुख वेदांत शायद उसे भाव नहीं देते। हालांकि उसने गहन शून्य लोक में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह अभी भी दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक विशेषज्ञ गुरु प्रमुख वेदांत का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब इस मामले को पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के स्तर पर ले जाया गया तो गुरु प्रमुख वेदांत को इसे गंभीरता से लेना पड़ा। हालांकि शमशेर जानता था कि वह खुद श्रवण वर्षा विद्यापीठ का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं कर सकता था। विशेष रूप से कुलपति मयंक कभी भी शशांक के मामले को लेकर अमरखड्ग संप्रदाय से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इससे वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बैनर का उपयोग गुरु प्रमुख वेदांत पर दबाव डालने के लिए एक ढाल के रूप में करने से नहीं रुका। शमशेर की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत मन ही मन उसे कोसने लगे। लानत है, तुम बूढ़े कमीने, अब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमरखड्ग संप्रदाय के बीच के सद्भाव को नुकसान पहुंचाओगे। जब शशांक ने 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में ऐसा काम किया था, तब तुमने यह क्यों नहीं सोचा? अगर शशांक ने 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में देविका को नहीं मारा होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। निश्चिंत रहें साथी साधक शमशेर, मैं आपको इस मामले के लिए निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण दूंगा, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। गुरु प्रमुख वेदांत, मेरा बेटा वर्तमान में सुहासिनी द्वारा शिकार किया जा रहा है। मैं गुरु प्रमुख वेदांत से विनती करता हूं कि सुहासिनी को तुरंत रोकें। ऐसा न हो कि वह एक बड़ी आपदा का कारण बने, जिससे श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमरखड्ग संप्रदाय के बीच संबंधों में टूट हो जाए और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की समग्र स्थिति प्रभावित हो। शमशेर ने गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं अभी सुहासिनी को एक संदेश भेजूंगा। शमशेर के लगातार दबाव के तहत गुरु प्रमुख वेदांत के पास ऐसा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार शमशेर ने पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ का हवाला दे दिया था और इस मामले को दक्षिणी स्वर्ग मंडल के स्तर पर ला खड़ा किया था।
भले ही शमशेर के बारे में उनकी कोई अच्छी राय नहीं थी, लेकिन उनके पास इस मामले से तुरंत निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरु प्रमुख वेदांत ने फिर अपना संचार ताबीज निकाला और सुहासिनी से संपर्क किया। संचार जल्दी स्थापित हो गया। गुरु प्रमुख, क्या आपको कुछ चाहिए? संचार ताबीज से सुहासिनी की आवाज आई। सुहासिनी, साथी साधक शमशेर ने कहा कि तुम शशांक का पीछा कर रही हो, क्या यह सच है? गुरु प्रमुख वेदांत ने पूछा। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी चुप हो गई। सुहासिनी की चुप्पी को देखकर गुरु प्रमुख वेदांत पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि शमशेर ने जो कहा वह सच था। सुहासिनी वास्तव में इस समय शशांक का पीछा कर रही थीं। सुहासिनी, तुम्हें यह करना तुरंत बंद करना होगा, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। गुरु प्रमुख, शशांक ने मेरी शिष्या को मारा है, सुहासिनी ने कहा। वह उस समय की प्रतियोगिता का नियम था। एक बार जब आप अखाड़े में उतर जाते हैं तो जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथों में होती है। आप इस वजह से बाद में बदला कैसे ले सकती हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। तुम्हें अभी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे सिद्धांतों को नुकसान पहुंचे और हमारे अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच संबंध प्रभावित हों। गुरु प्रमुख, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे देविका का बदला लेने के लिए शशांक को मारना ही होगा, अमर तपस्वी सुहासिनी ने ठंडे स्वर में कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप मुझे बाद में कैसे दंडित करेंगे, सुहासिनी उसे सहन करने के लिए तैयार है। इतना कहकर सुहासिनी ने तुरंत संपर्क काट दिया। यह सुहासिनी सच में बहुत उद्दंड हो गई है। उसमें मेरी बातों की अवहेलना करने और मनमानी करने की हिम्मत भी आ गई है। संचार कटते ही गुरु प्रमुख वेदांत आग बबूला हो गए। साथी साधक शमशेर, ऐसा नहीं है कि मैं सुहासिनी की हरकतों को रोकना नहीं चाहता, बस सुहासिनी बहुत जिद्दी है। बाद में मैं साथी साधक शमशेर और श्रवण वर्षा विद्यापीठ को स्पष्टीकरण देने के लिए उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दूंगा, गुरु प्रमुख वेदांत ने शमशेर की ओर मुड़कर खेद जताते हुए कहा। गुरु प्रमुख वेदांत, चूंकि अमर खड्ग संप्रदाय इस मामले को संभाल नहीं सकता, इसलिए मुझे इसे स्वयं देखना होगा। हालांकि अगर मैं गलती से सुहासिनी को मार दूं तो मुझे उम्मीद है कि गुरु प्रमुख वेदांत मुझे दोष नहीं देंगे। गुरु प्रमुख वेदांत की बात सुनकर शमशेर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और अमर खड्ग नगर से चला गया। उनके दिव्य चेतना अवतार के श्रवण वर्षा नगर लौटने के बाद शमशेर ने तुरंत अपना संचार ताबीज निकाला और शशांक से संपर्क किया। शशांक, अभी तुम्हारे ज्यादा करीब क्या है, महारक्तिम किला या पशुपालन संप्रदाय? शमशेर ने पूछा। महारक्तिम किला, शशांक ने उत्तर दिया। तो तुम्हें तुरंत कुछ समय के लिए पनाह लेने महारक्तिम किला जाना चाहिए, शमशेर ने कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को तुरंत संभालने के लिए वापस जा रहा हूं। सुहासिनी के पीछा करने से बचने के लिए शशांक के पास महारक्तिम किला या पशुपालन संप्रदाय में कुछ समय के लिए शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह शशांक को श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौटने देने को लेकर चिंतित था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सभी बेहतरीन लड़ाके पहले ही निकल चुके थे, जिनमें एल्डर्स और वरिष्ठ सदस्य शामिल थे, जो सभी श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं का शिकार करने के लिए बाहर थे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में एकमात्र शेष विशेषज्ञ तन्वी थीं। शशांक को श्रवण वर्षा विद्यापीठ में वापस भागने देना आत्महत्या के समान होगा। उसे विश्वास नहीं था कि तन्वी शशांक की रक्षा करेगी। तन्वी और शशांक के बीच पिछले मनमुटाव को देखते हुए यह एक चमत्कार ही होगा अगर तन्वी ने उसकी बदकिस्मती का फायदा नहीं उठाया। वह कैसे उम्मीद कर सकता था कि वह सुहासिनी के पीछा करने से शशांक की रक्षा करेगी? केवल शशांक को महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय में भेजकर ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। अमर खड्ग संप्रदाय के महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय के साथ संबंध खराब थे, इसलिए सुहासिनी उन क्षेत्रों में उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगी। वास्तव में श्रवण वर्षा विद्यापीठ और महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय के बीच के संबंध भी खराब ही थे। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य योद्धा महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय से शरण मांगते तो वे साफ इनकार कर देते। हालांकि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर एक अपवाद था। व्यक्तिगत रूप से उसने महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे थे। शशांक को शरण के लिए महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय भेजना संभवतः उनके द्वारा स्वागत किया जाएगा। जी पिताजी, शमशेर की बातें सुनकर शशांक ने जल्दी से उत्तर दिया। अभी के लिए यही एकमात्र विकल्प था। शमशेर के निर्देश प्राप्त करने के बाद शशांक तुरंत महारक्तिम किला की ओर भागने लगा। शशांक को अपने आदेश देने के बाद शमशेर भी तुरंत श्रवण वर्षा नगर से निकल गया और दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की ओर बढ़ गया। सुहासिनी ने खुलेआम उसके बेटे का शिकार करने की हिम्मत की थी। इस मामले को बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता था। उसे अमर खड्ग संप्रदाय को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। चूंकि गुरु प्रमुख वेदांत सुहासिनी को आदेश नहीं दे सकते थे, तो वह खुद कार्रवाई करेगा। अमर खड्ग नगर। शमशेर के दिव्य चेतना अवतार के जाने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपना संचार ताबीज निकाला और अमर तपस्वी स्वयंभू से संपर्क किया। गुरु प्रमुख, आपके क्या आदेश हैं? जल्द ही संचार ताबीज से अमर तपस्वी स्वयंभू की आवाज आई। स्वयंभू, जाओ और सुहासिनी को पकड़कर अमर खड्ग संप्रदाय में वापस ले आओ। उसे बाहर मुसीबत खड़ी मत करने दो, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। हालांकि उन्हें शशांक के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में सुहासिनी का बाहर जाकर शशांक का शिकार करना वास्तव में बहुत अनुचित था। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते थे। चाहे कुछ भी हो, शशांक अभी भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ का सदस्य था। हालांकि वह एक अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी उसके पास श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एक योद्धा की पहचान थी। सुहासिनी का शशांक का पीछा करना आसानी से अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच दरार का आभास दे सकता था। अगर गलत इरादों वाले लोगों द्वारा इसे उकसाया गया तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते थे। हालांकि उनका और कुलपति मयंक का करीबी रिश्ता था,
लेकिन वे अपने संप्रदाय के शिष्यों की भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। चार महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के दौरान शशांक द्वारा देविका की हत्या ने पहले ही दोनों संप्रदायों के बीच संबंधों को प्रभावित किया था। अगर सुहासिनी ने खुलेआम शशांक को भी मार दिया तो यह दोनों संप्रदायों के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर देगा। इसके अलावा सुहासिनी की हरकतों से और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि चार महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में शशांक द्वारा देविका की हत्या ने कई अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्यों को क्रोधित कर दिया था, लेकिन यह अभी भी प्रतियोगिता के नियमों के भीतर था। इसके अलावा शशांक और देविका एक ही पीढ़ी के रूप में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि देविका को अखाड़े में शशांक ने मार दिया था। अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्य गुस्से में होने के बावजूद कुछ भी नहीं कह सकते थे, लेकिन अगर सुहासिनी ने शशांक को मार दिया तो स्थिति की प्रकृति पूरी तरह से अलग होगी। पहला, यह अखाड़े पर कोई प्रतियोगिता नहीं थी। दूसरा, सुहासिनी अमर खड्ग संप्रदाय की एक एल्डर थीं और शशांक पर उनका हमला कमजोर को सताने का कृत्य था। हालांकि अपनी शिष्या का बदला लेने की सुहासिनी की इच्छा समझ में आती थी, लेकिन उनके कार्य अत्यधिक अनुचित थे। इसलिए गुरु प्रमुख वेदांत उन्हें लापरवाही से काम करना जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे। इस प्रकार उन्हें अमर तपस्वी स्वयंभू से सुहासिनी की हरकतों को रुकवाना पड़ा ताकि उन्हें आगे कोई और गलती करने से रोका जा सके। गुरु प्रमुख, सुहासिनी को क्या हुआ है? गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू ने बहुत उलझन में पूछा, क्या सुहासिनी इस समय श्यामचंद्र संप्रदाय के बचे हुए लोगों का शिकार नहीं कर रही थी? गुरु प्रमुख यह क्यों कह रहे थे कि वह बाहर मुसीबत खड़ी कर रही है? इसके अलावा सुहासिनी का श्यामचंद्र संप्रदाय के बचे हुए लोगों का पीछा करना संप्रदाय के नेता के आदेश के अनुसार ही था। वह अभी शशांक का पीछा कर रही है। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा, अभी अभी शमशेर मेरे पास स्पष्टीकरण मांगने आया था। तुम्हें तुरंत उसे रोकना होगा और उसे अमर खड्ग संप्रदाय में वापस लाना होगा। उसे बाहर और मुसीबत खड़ी मत करने दो। क्या सुहासिनी शशांक का पीछा करने गई है? यह सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू भी हक्के बक्के रह गए। वह इतनी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकती है? वह अच्छी तरह से जानते थे कि सुहासिनी की हरकतों के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। अगर यह अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच के संघर्ष को तेज करता है, जिससे दोनों संप्रदायों के बीच दुश्मनी पैदा होती है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय की तरह नहीं था। महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय आत्मसमर्पण करने वाले गुट थे और अपने रुख के मामले में वे अमर खड्ग संप्रदाय के विपरीत दिशा में खड़े होने के लिए तय थे। अमर खड्ग संप्रदाय और उनके बीच के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और अगर यह और भी बढ़ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार अमर खड्ग संप्रदाय, महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय के बीच युद्ध देर सबेर होना लगभग तय है। लेकिन श्रवण वर्षा विद्यापीठ अलग है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ युद्ध का एक कट्टर समर्थक है और अमर खड्ग संप्रदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है। अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच का संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय के बीच के संबंध टूट गए तो यह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। तुम्हें इस मामले को जल्द से जल्द संभालना चाहिए और इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। जी गुरु प्रमुख, मैं जाकर सुहासिनी को तुरंत रोकूंगा, अमर तपस्वी स्वयंभू ने जल्दी से उत्तर दिया। गुरु प्रमुख वेदांत का आदेश मिलने के बाद अमर तपस्वी स्वयंभू ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने सारे काम छोड़ दिए और सुहासिनी के स्थान की ओर दौड़ पड़े। अमर तपस्वी स्वयंभू को निर्देश देने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने कुछ देर सोचा और फिर अपने संचार ताबीज का उपयोग करके कुलपति मयंक से संपर्क किया। यह कोई छोटा मामला नहीं था। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए उन्हें तुरंत कुलपति मयंक से संपर्क करने की आवश्यकता थी। जब तक उनके और कुलपति मयंक के बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, इस मामले का प्रभाव एक नियंत्रणीय सीमा के भीतर रहेगा। बूढ़े वेदांत, आज तुमने मुझसे संपर्क कैसे किया? संचार ताबीज तुरंत जुड़ गया और कुलपति मयंक की दिल खोलकर हंसने की आवाज आई। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए वे एक दूसरे को अनौपचारिक रूप से संबोधित करते थे। भाई मयंक, कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे डर है कि मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। भाई वेदांत, ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना गंभीर बना दिया? यह सुनकर कुलपति मयंक हैरान रह गए और उन्होंने उलझन में पूछा। इन दिनों दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थीं जो गुरु प्रमुख वेदांत जैसे क्षमता वाले विशेषज्ञ से इतनी गंभीरता की वारंट करती हों। यहां तक कि श्यामचंद्र संप्रदाय का प्रमुख भी गुरु प्रमुख वेदांत से इतनी औपचारिकता के लायक नहीं था। भाई मयंक, मेरे अमर खड्ग संप्रदाय की एक एल्डर सुहासिनी वर्तमान में शशांक का शिकार कर रही है। इसके अलावा उसने आपके श्रवण वर्षा विद्यापीठ के काफी योद्धाओं को भी मार डाला होगा, गुरु प्रमुख वेदांत ने खेद जताते हुए कहा। सुहासिनी ने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है और कुछ बहुत ही गलत किया है। मुझे सच में खेद है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ को स्पष्टीकरण देने के लिए मैं उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दूंगा। सुहासिनी शशांक का शिकार कर रही है? गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर कुलपति मयंक हैरान रह गए। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, वह अपनी शिष्या देविका का बदला लेना चाहती है ना? सही कहा, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। सुहासिनी देविका को बहुत महत्व देती है और देविका के लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। वापस चार महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में शशांक ने देविका को मार डाला था और सुहासिनी ने शायद तभी से मन में द्वेष रखा है, इसलिए उसने इस बार इतनी बेवकूफी भरी हरकत की। एल्डर सुहासिनी के लिए अपनी शिष्या का बदला लेना स्वाभाविक है। इसके अलावा शशांक वह था जिसने पहले अनैतिक कार्य किया था।
हालांकि उसके कार्य अनिवार्य रूप से कमजोर को सताने का संदेह पैदा करते हैं। इससे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एल्डर्स और शिष्यों के बहुत असंतुष्ट होने की संभावना है। कुलपति मयंक ने कुछ असहायता के साथ कहा। उन्हें परवाह नहीं थी कि शशांक जीवित रहे या मरे। वह पर्दे के पीछे सिंघानिया परिवार द्वारा किए गए कई संदिग्ध सौदों से पूरी तरह वाकिफ थे। हालांकि शमशेर अपने काम में बहुत सतर्क था और वह सिंघानिया परिवार के कार्यों के संबंध में पर्याप्त सबूत खोजने में असमर्थ रहे थे। एक बार जब उन्हें पर्याप्त सबूत मिल जाएंगे तो वे व्यक्तिगत रूप से किसी और के हस्तक्षेप के बिना घर की सफाई करेंगे और श्रवण वर्षा विद्यापीठ से इन कैंसर वाले तत्वों को पूरी तरह से मिटा देंगे। लेकिन जब तक शशांक को दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ का शिष्य बना रहेगा। सुहासिनी के दृष्टिकोण से श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एल्डर्स और शिष्यों के बीच असंतोष पैदा होने की संभावना थी, क्योंकि सुहासिनी आखिरकार अमर खड्ग संप्रदाय की एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। उनकी हरकतें शुद्ध रूप से कमजोर को सताने वाली हैं। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन में कोई भी संप्रदाय इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। अगर सुहासिनी की जगह कोई और होता जो शशांक का पीछा कर रहा होता तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ को कुछ नहीं कहना पड़ता, क्योंकि वह व्यक्ति और शशांक दोनों युवा योद्धा हो सकते थे। हालांकि अगर कोई युवा शशांक का पीछा करता तो इससे श्रवण वर्षा विद्यापीठ से भी कुछ असहमति होती, लेकिन अमर खड्ग संप्रदाय के खिलाफ उनकी कोई खास राय नहीं होती। आखिरकार 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में शशांक का व्यवहार वास्तव में बहुत जघन्य था और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने बदला लिया। मैंने उसे रोकने के लिए स्वयंभू को पहले ही भेज दिया है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ को स्पष्टीकरण देने के लिए मैं सुहासिनी को उसके कार्यों के लिए निश्चित रूप से कड़ी सजा दूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि यह मामला हमारे दोनों स्कूलों के बीच के संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। भाई वेदांत, निश्चिंत रहें, मैं इस मामले के प्रभाव को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगा और इसे हमारे दोनों परिवारों के बीच के संबंधों पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव डालने से रोकूंगा, कुलपति मयंक ने कहा। हालांकि भाई वेदांत, आपको अभी भी एल्डर सुहासिनी को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि शमशेर ने जो किया है उसके बाद वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर वह बाहर घूमना जारी रखती है तो मुझे डर है कि जब शमशेर उन्हें ढूंढ लेगा तो वह उन्हें सीधे मार देगा। शमशेर महत्वाकांक्षी और विश्वासघाती है और वह लॉर्ड जयचंद और पशुपति जैसे लोगों के साथ मिली भगत कर रहा है। मुझे चिंता है कि वह इस मामले का इस्तेमाल अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच संघर्ष को और भड़काने के लिए करेगा। वह शमशेर के असली स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में देविका पर शशांक का हमला निश्चित रूप से शमशेर के इशारे पर था। उनका उद्देश्य श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय के बीच दरार पैदा करना था। इस बार सुहासिनी की हरकतें निस्संदेह शमशेर को दोनों संप्रदायों के बीच दरार पैदा करने का एक और अवसर देंगी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई मयंक, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभाल लूंगा। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत का दिल बैठ गया और उन्होंने गंभीरता से कहा। शमशेर के बारे में उनकी समझ मयंक से बहुत कम थी, जिससे उनके लिए शमशेर के अगले कदम का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। हालांकि मयंक के अनुस्मारक ने उन्हें और अधिक सतर्क कर दिया था। इस मामले को जरा भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था, वरना इसके परिणाम उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर हो सकते थे। अगर शमशेर ने वास्तव में सुहासिनी को मार डाला तो यह अनिवार्य रूप से अमर खड्ग संप्रदाय के क्रोध को भड़काएगा। इस घटना के प्रभाव में अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच संघर्ष अनिवार्य रूप से तेजी से बढ़ेगा। भले ही वह और मयंक आम सहमति साझा करते हों, स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल होगा। सुहासिनी के शशांक के पीछा करने की तरह ही यह भी उनके नियंत्रण से बाहर था। सुहासिनी नफरत से अंधी हो चुकी थी और उसने उनके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की थी। इसके अलावा अमर खड्ग संप्रदाय के कई एल्डर्स के साथ सुहासिनी के अच्छे संबंध थे। अगर शमशेर द्वारा उन्हें मार दिया जाता है तो अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स निस्संदेह बदला लेना चाहेंगे, शायद यहां तक कि सुहासिनी का बदला लेने के लिए उन्हें शमशेर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करेंगे। उस स्थिति में स्थिति आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। वह और मयंक संभवतः क्रॉसफायर में फंस जाएंगे। करीब से विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में देविका पर शशांक का हमला वास्तव में कितना कपटी और क्रूर था। यह घटना अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच संघर्ष का उत्प्रेरक बहुत अच्छी तरह बन सकती है। इसलिए उन्हें इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना था और वे लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। लोहित मंडल, लोहित महाद्वीप। गोमांतक ने अपने सामने लोहित संप्रदाय को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। उसने मूल रूप से सोचा था कि अपनी लामबंद सेना की पूरी ताकत के साथ वह लोहित संप्रदाय को जल्दी और पूरी तरह से जीत सकता है। आखिरकार लोहित मंडल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महीनों के इतने तीव्र हमलों के बाद उन्होंने अभी तक लोहित संप्रदाय को नहीं तोड़ा है। लोहित मंडल अपनी वर्तमान स्थिति में अस्त्रलोक मंडल से इतने लंबे और चौतरफा हमले का सामना कैसे कर सकता है? इस क्षण गोमांतक संदेह से भरा हुआ था। असुरवराह, गजेंद्र से संपर्क करो और पता लगाओ कि लोहित संप्रदाय के अंदर क्या चल रहा है। गोमांतक ने अपने बगल में असुरवराह की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा। अस्त्रलोक मंडल की लोहित मंडल को जीतने की क्षमता शुद्ध शक्ति पर आधारित नहीं थी। विशुद्ध शक्ति के मामले में अस्त्रलोक मंडल लोहित मंडल से काफी मजबूत नहीं था। एक सीधा आमने सामने का हमला
अस्त्रलोक मंडल के लिए असंभव होता। भले ही वे अंततः लोहित को जीत लेते, अस्त्रलोक मंडल को भारी नुकसान और एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ता, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः दोनों को हार का सामना करना पड़ता। अस्त्रलोक मंडल द्वारा लोहित मंडल को इतनी आसानी से जीत पाने का कारण काफी हद तक लोहित के भीतर स्वार्थी और आत्मसमर्पण करने वाले गुट के कारण था। लोहित के रहस्यों के साथ उनके विश्वासघात और उनके गुप्त सहयोग के बिना लोहित को उन महत्वपूर्ण लड़ाइयों में इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि इन भारी नुकसानों के बाद लोहित को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने एक गहन आंतरिक सफाई अभियान चलाया, जिसमें अंधकार दानव के अधिकांश जासूसों को उखाड़ फेंका और समाप्त कर दिया गया। कई वर्षों में खेती और पोषित अस्त्रलोक मंडल के जासूस उस सफाई में लगभग पूरी तरह से मिटा दिए गए थे। अब लोहित के भीतर उनका सबसे महत्वपूर्ण मुखबिर गजेंद्र था। जी मंडल प्रमुख, असुरवराह ने तुरंत उत्तर दिया। फिर उसने अपना संचार ताबीज निकाला और गजेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। मंडल प्रमुख, गजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया है, असुरवराह ने गोमांतक से कहा। उस पर शायद बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है और वह हमारे संदेशों का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यह सुनकर गोमांतक का चेहरा और भी काला हो गया। लोहित मंडल में हुए बड़े आंतरिक सफाई अभियान के बाद से